ओके सो वी स्टार्ट। कल आपने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो ये डिसाइड करता है, फ्लक्स इससे डिसाइड होता है कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। किसी सरफेस से कितना परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The number of electric lines of forces passing perpendicularly through an electric field is called flux. अगर कोई मेरे पास लाइन ऑफ फोर्स है जो कि ऐसे पास हो रही है, तो इस लाइन ऑफ फोर्स के उस कंपोनेंट को मुझे लेना पड़ेगा जो इसके परपेंडिकुलर को सपोर्ट करे। हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ds वेक्टर। ये एंगल अगर थीटा है तो E का कंपोनेंट यहाँ पे क्या टूटेगा, E cos थीटा, यस और नो। तो हमें E cos थीटा लेना पड़ेगा। ओके सो अगर एरिया ds है और अगर ds एरिया से ये E cos थीटा निकल रहा है, देन टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू E cos थीटा इनटू ds, मे बी रिटन एज E mod ds cos theta। so actually छोटा एरिया इसलिए d phi ले लीजिए। so d phi is equals to E dot ds as a vector product। I hope it is clear to you all। okay, this has been clear। now we discuss about the solid angle। plane angle तो बच्चों आप लोगों को पढ़ते आता है। this is called plane angle, some angle here is this is called plane angle। now solid angle, नाम तो सुना होगा सॉलिड एंगल का, अब कहां पे सुना है मैं बता देता हूं। जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करते समय आप फिजिक्स में क्लास 11th में आपको आती है 7 फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद आती है कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट, स्टेरेडियन, रेडियन, कैंडला, है ना, इस टाइप की यूनिट आती है। वहां पे आपने पढ़ा है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। अब देखिए सॉलिड एंगल आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि एक तरबूज वाले को आपने देखा है, तरबूज वाले को, अब वो एक तो तरबूज जो होता है 3D हुआ करता है। ओके, तरबूज जो होता है 3D हुआ करता है। पहले प्लेन एंगल को समझिए। प्लेन एंगल मतलब ये लाइन और एक ये लाइन, इसके बीच का एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल। अब जो तरबूज वाला हुआ करता है, मान लो उसने इसके तरबूज के सरफेस पर यहाँ पे एक ऐसा कुछ गोल सा काटा, गोल सा काटा। आप देखते हो तरबूज काटने वाला ऐसा काटता है, यूं 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 और यूं, और उसको निकाल करके आपको ऐसे रख देता सजा करके, है ना, कितना अच्छा सा दिखता है वो स्लाइस, है ना, ऐसे काटता है, पिरामिड जैसा बन जाता है वो। अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूं तो शायद मेरी ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी नहीं है मगर आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। मतलब ये ऐसा मैंने टेढ़ा रख दिया है, इसको ऐसे रख दिया है ना, वो उसको ऐसे सजा के रख देता है, देखो भैया मीठा है, खा के देखिए, यस और नो। तो ऐसे ये बताओ कि अगर ये गोल गोल काटे तो ये गोल गोल काटेगा तो इसके सेंटर तक जाएगा, हो सकता है नीचे तक चला जाएगा, उसका बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। और जब ये निकालेगा इसको बाहर तो एक कोन शेप का निकलेगा कोन शेप का। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो राउंडेड बनेगा, वो प्लेन एंगल नहीं है, वो 3D एंगल। कौन सा एंगल, 3D एंगल। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अगर ये छोटा सा सरफेस, इसका नाम है ds, क्या नाम है, ds, तो इसके सॉलिड एंगल का नाम क्या होगा मालूम है आपको, d ओमेगा। क्या नाम होगा, dm हो गया, d ओमेगा। इसको हम लोग स्टेरेडियन से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, स्टेरेडियन से। तो ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑर्डिनरी ऑफ एन ऑर्डिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल। ये ऑर्डिनरी 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल का 3D वर्जन है। 2D तो जानते हो हम लोग, अब 3D भी जान लिया। तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल
प्लेनर एंगल का 3D वर्जन है। क्लियर? ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर ये मैंने पीस निकाल लिया, वो पीस निकल गया। अब इस पर जो सरफेस नॉर्मल कहा जाएगा? ds, नॉर्मल परपेंडिकुलर, यस और नो? तो यहां जाएगा ds, ये इस पे गया बाहर की ओर ds, इसका नॉर्मल। ये वेक्टर r, रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर, और वो दिख रहा आपको d ओमेगा। मैंने ऐसे बनाया था d ओमेगा, आप इसको d ओमेगा ऐसा भी बना सकते हैं, d ओम ओमेगा। आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में d ओम। ये देखिए ये क्या हो रहा है। अब ये जो सरफेस है ये थोड़ी सी टिल्टेड है नीचे की तरफ, ये सरफेस थोड़ी सी टिल्टेड है नीचे की तरफ, मतलब यू सरफेस है। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आ रहा है यहां, यूनिट वेक्टर नॉर्मल का, प्लेन जो प्लेन का वेक्टर है वो आ रहा है यहां, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियल वेक्टर, हाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ भी होगा, यहां हो रहा है, ओके। तो इसको किसकी तरफ तोड़ेंगे? इसकी तरफ। बताया ना मैंने शुरू में, बताया ना मैंने, इसको इसकी तरफ तोड़ेंगे। हाँ, अगर यहां पर चार्ज रखा होगा, चार्ज, सुनो बच्चों ध्यान से देखो, अगर यहां पे चार्ज रखा होगा और ये कटिंग ऐसी है तो इसका नॉर्मल भी यहां जाता और चार्ज भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही जाता। तो E और ds के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री। उस समय होता मैक्सिमम फ्लक्स। क्या होता? मैक्सिमम फ्लक्स। देखो हालत कुछ ऐसे है, ये ds जा रहा है और ये E जा रहा है नीचे से, सोर्स लग गया। देखिए पूरा का पूरा जो लाइन जाएंगी वो फ्लक्स में कंसीडर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना, क्योंकि यहां पर इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? दोनों पैरेलल हैं, 0 डिग्री। याद रखिएगा 90 डिग्री में 0 फ्लक्स, 0 डिग्री में मैक्सिमम फ्लक्स, यस और नो? 90 डिग्री में 0 फ्लक्स। प्लेन के साथ अगर 90 डिग्री बनाएगा, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस ये जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस समय फ्लक्स कितना आएगा? 0, और इस समय फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। समझ रहे बच्चों? ये फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर? तो यहां पे ये फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना? यहां पे मैंने क्या बताने की कोशिश करी है? यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि यहां पे इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ये जा रहा है, ये सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ये जा रहा है। यहां पर चार्ज होगा, इसका रेडियल वेक्टर ये है, तो ये हो गया अपने पास थीटा, ओके। अगर ये r वेक्टर है, ये r कैप है, तो ये ds है, तो इसका इसकी तरफ कंपोनेंट क्या टूटेगा? r cos थीटा, यस और नो? r cos थीटा। तो फार्मूला देखिए, सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला, d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r समझ में नहीं आ रहा है? d ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू, ओके। ds इक्वल्स टू d ओमेगा cos थीटा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, d ओमेगा की वैल्यू, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट ds। प्लेन एंगल कौन सबटेंड करता है? प्लेन एंगल r सबटेंड करता है, लेंथ, लाइन एलिमेंट dl। प्लेन एंगल सबटेंड करने के लिए लाइन एंगल जिम्मेदार होता है, एक लाइन, एक आर्क जिम्मेदार होता है, मगर सॉलिड एंगल कौन जनरेट करता है? प्लेन जनरेट करता है। ये देखो अब ये क्या जनरेट करेगा? सॉलिड एंगल। डिफरेंस आया समझ में? अगर आप खरबूजे के ऊपर एक लाइन खींच दोगे, उसको सेंटर से मिला दोगे तो प्लेन एंगल जनरेट होगा, मगर आप खरबूजे के पार्ट लोगे, स्लाइड लोगे, उसका स्लाइस लोगे, खरबूजे का, तरबूज का, वाटरमेलन का, तो वहां पे क्या जनरेट होगा? प्लेन एंगल, ओके। समझ नहीं आया? सॉलिड एंगल जनरेट होगा, करेक्ट। वहां पे क्या जनरेट होगा? सॉलिड एंगल, ओके। और सॉलिड एंगल को बोलते हैं अपन डी ओमेगा, छोटे सरफेस के कारण, ds सरफेस के कारण सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ओके। यस, इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करें पूरे सरफेस की, तो पूरे सरफेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉलिड एंगल को
इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। चलो करते हैं इंटीग्रेट। तो टोटल इंटीग्रेशन ds का सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और बच्चों ये सॉल्व होने पर आता है 4 पाई। कितना आता है? 4 पाई। सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन सॉलिड एंगल का कहीं भी, सो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर लिखा हो का कंप्लीट इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन कितना होगा? 4 पाई। ये याद करना पड़ेगा। ओके, ये याद करना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, फिर से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस छोटे से सरफेस का अगर सॉलिड एंगल डी ओमेगा है तो इस पूरे बाउंडेड सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होगा? आंसर क्या है? 4 पाई। अगर छोटे से सरफेस का एंगल डी ओमेगा है तो इस पूरे सरफेस का कितना होगा? 4 पाई। यस और नो? कैसे निकालेंगे? डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस के अलोंग कर रहे हैं। वैल्यू होती है s, डी ओमेगा की वैल्यू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा? चलो, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है इसको छोड़ दो, ये मत जानो। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। क्या होती है? 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होती है? 4 पाई स्टेरेडियन। आया समझ में? अगर कभी भूल जाए इसकी वैल्यू निकालना तो थोड़ी सी मैं हेल्प कर सकता हूं। cos थीटा की एक कंप्लीट साइकिल में फुल राउंड में वैल्यू मानी जाती है 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी कर दो? 1। ओके, cos थीटा की वैल्यू मान लो 1 या इंटीग्रेशन मान लो 1 उसका। ds मतलब 4 पाई r स्क्वायर। स्क्वायर का आपने पढ़ा है? 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया अपॉन कितना? r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर बचा कितना? 4 पाई। तो इससे ये याद रखने का तरीका है कि आपको याद रहेगा कि ये 4 पाई होता है। आ गया समझ में? नोट करिए इसको। तो टोटल जो वैल्यू होती है वो 4 पाई स्टेरेडियन है। टोटल वैल्यू इज द 4 पाई स्टेरेडियन। Okay, written? Any problem? So this is about the solid angle. ये solid angle की ज्योमेट्री हमने पढ़ ली कंप्लीट, और ये कैसे सॉल्व होता है ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, गॉस थ्योरम। ओके, सो अब हम गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज, गॉस थ्योरम का यूज क्या है? गॉस थ्योरम का यूज है किसी भी चार्ज कॉम्बिनेशन का, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, यही एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। ओके, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity over a closed hypothetical surface called Gaussian surface in the free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge
enclosed within the surface. अब मैं समझाता हूं इसको डिटेल में. The surface integral of the electric field intensity over any closed hypothetical surface called Gaussian surface in a free space is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन चार्ज कॉम्बिनेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अभी तो चार्ज के कारण बनता था, हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या लेंगे, चार्ज कॉम्बिनेशन के कारण. चार्ज कॉम्बिनेशन के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, ये है सरफेस इंटीग्रेशन. चार्ज कॉम्बिनेशन के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन उस चार्ज कॉम्बिनेशन सिस्टम के भीतर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा Q इनक्लोज्ड का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा. किसी चार्ज कॉम्बिनेशन के कारण रेडिएट जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सरफेस इंटीग्रेशन जो होगा वो उस चार्ज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा. आया समझ में? फिर से लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन उस बॉडी में प्रेजेंट चार्ज का, जितना चार्ज प्रेजेंट है का कितने गुना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा. आ गया समझ में? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं सर? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस और नो? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस वन. What is this? This is Q enclosed.